ओके जनाब, तो हम आज आ गए हैं अपनी तीसरी वीडियो के साथ, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं जेंगो में ऐप्स क्रिएट करना और हमारे प्रोजेक्ट की मेन एक सेटिंग्स की फ़ाइल है जिसके अंदर क्या कुछ मौजूद है वो सब देखना, उसका इंट्रोडक्शन छोटा सा। तो हम इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम मौजूद हैं अपने उसी लोकेशन पर जहां हमने बात ख़त्म की थी। हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हुआ है और हम अपने इस वक्त जिस फोल्डर में हैं उस फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट जो हमने कल लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था माई शॉप के नाम से वो मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के रूट फोल्डर में और अब हम मूव करेंगे अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में, प्रोजेक्ट की बेस डायरेक्टरी में, जो कि है माई शॉप के नाम से। हमने CD करके स्विच किया और ये हमारी माई शॉप की रूट डायरेक्टरी या बेस डायरेक्टरी आ गई है। इसकी निशानी ये है कि यहाँ पर manage.py की फ़ाइल मौजूद है। ठीक है जनाब, तो अब करना ये है सबसे पहले कि अब हमें अपने एक ऐप क्रिएट करने का देखना है कि हम किस तरह से ऐप्स क्रिएट करते हैं। बेसिकली ऐप क्या होती है? ऐप बुनियादी तौर पे एक आप ये समझ लीजिए कि एक कंपोनेंट होता है किसी भी वेब प्रोजेक्ट का जेंगो की लैंग्वेज में। यहाँ पर इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने जा रहे हैं और ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपके पास मल्टीपल ऐप्स क्रिएट करने का ऑप्शन मौजूद होता है। मतलब कैसे? मिसाल तौर पे आप सबसे पहले जब आपका शॉपिंग कार्ट ओपन होती है तो मेन पेज के ऊपर आपकी कैटलॉग आती है। आप उस पूरे कैटलॉग के प्रोसेस को एक ऐप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो एक कंपोनेंट है आपके उस वेब प्रोजेक्ट का। फिर आपका जब यूज़र परचेज़ करता है, चेकआउट पेज पे आता है, तो चेकआउट का जो पूरा प्रोसेस है उसको आप एक ऐप के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। आपका यूज़र अपने आप को रजिस्टर करता है, उसे आप एक ऐप के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के जो आपके कंपोनेंट हैं वेबसाइट्स के, वो बुनियादी तौर पे ऐप्स की सूरत में क्रिएट होते हैं। तो ये है बेसिक कंसेप्ट जेंगो में ऐप क्रिएट करने का। और ऐप भी उसी जगह नॉर्मली क्रिएट की जाती है जहाँ भी हमारी manage.py फाइल पड़ी होती है, यानी कि हमारे पाइथन जेंगो प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में, बेस डायरेक्टरी में। ओके, तो ऐप क्रिएट करने के लिए हम अब बता चुके हैं कि अब हमारे पास कमांड से भरपूर एक फ़ाइल आ चुकी है जिसका नाम manage.py है। हम इस फाइल को यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, उन्हीं में से एक काम नई ऐप क्रिएट करना भी है। तो उससे पहले हम एक चीज़ ये करते हैं कि अपने इस जो अभी हमने करंट प्रोजेक्ट अभी हमने बनाया है उसको पहले देख लेते हैं एक नज़र कि वो उस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं और वो उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्ट को देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस को, क्योंकि अब आगे हमारी फाइल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, उन फाइल्स के अंदर उन फाइल्स को जाके रीड करना इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए हमें अपना एक IDE सेलेक्ट करना पड़ेगा। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम किसी भी लैंग्वेज के लिए जो उसकी कोडिंग है वो लिखते हैं और उसे एग्जीक्यूट करके टेस्टिंग करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रहे कि हमें IDE सेलेक्ट करना है। IDE हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं। अगर आप सिर्फ नेट के ऊपर ये लिख के सर्च करें कि बेस्ट IDEs फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग, डेफिनेटली आपका जो जेंगो जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है। तो आपके पास लातादाद एक लिस्ट आ जाती है जिसके अंदर IDE है, जो कि बेसिकली पाइथन का अपना एक IDE है। उसके बाद पाइचार्म है, स्पाइडर, एटम, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, थॉनी, पाइडर और लातादाद ये देखिए लिस्ट है कि चलती चली जा रही है। तो ये तमाम में से आपको जो अच्छा लगे, जो आपको सूट करता हो, जो आपके मिजाज के मुताबिक हो, जिसमें आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद मिलती हो, उन्हें आप उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बताते खुद पाइचार्म रिकमेंड करता हूँ, या उसके अलावा दूसरी सूरत में विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि जी विजुअल स्टूडियो कोड में बताया जाए। उसका रीज़न ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड जो दूसरी लैंग्वेजेस से डेवलपमेंट करते हैं, लाइक C++ से या C# से या और भी दूसरी वेब डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट से डेवलपमेंट करते आ रहे हैं, तो विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें तमाम ही लैंग्वेजेस की तकरीबन सपोर्ट मौजूद है। तो ज़्यादातर यही डिमांड की जाती है कि
अगर आप कोई नई चीज़ सिखाएं तो विजुअल स्टूडियो कोड में सिखा दें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम आईडी को दोबारा रीड करने या री स्टडी करने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को हम लेके चलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को ही यूज़ करेंगे। और विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप लेना चाहें और उसे डाउनलोड करना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें, तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट है जो code.visualstudio.com/download, इस पर आप एंटर करेंगे तो आप उस पेज पर चले जाएंगे जहां से आप विजुअल स्टूडियो कोड का फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसमें विंडोज़, लिनक्स और मैक तीनों के वर्जन मौजूद हैं। 64 बिट और 32 बिट के वर्जन मौजूद हैं। आपको जिस तरह का भी आपका एनवायरनमेंट है, आपको जैसा सूट करता है, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद आपको डेफिनेटली सेटअप चलाने का जो आपका रेलेवेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे मुतालिक जो भी उसका जो भी सेटअप प्रोसेस है उसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। और सेटअप चलने के बाद जब विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो हम उस पर अपनी कोडिंग कर सकेंगे, जैंगो की या पाइथन की या और भी दीगर लैंग्वेजेस की सपोर्ट उसमें मौजूद है। तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है, मैं उसे ही यूज़ करूँगा ताकि वक्त को बचाया जा सके और टू द पॉइंट बात की जाए। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड जब इंस्टॉल होता है तो उसके अंदर एक शॉर्टकट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है आपके सिस्टम में, उसके पाथ के इन्वायरमेंट में सेट होने के साथ ही। और वो शॉर्टकट ये है कि आप सिंपली किसी भी फोल्डर में जाके कोड लिखें और डॉट प्रेस कर दें तो ये इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देता है। ठीक है, हमने कोड लिख के डॉट प्रेस किया, इट शुड बी ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड। लीजिए जनाब, आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। और ये ओपन होने के बाद कुछ इनिशियलाइजेशन चल रही है। ठीक है जी, हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ अपने रूट फोल्डर में मौजूद हैं माई शॉप के, जिसके अंदर manage.py मौजूद है और हमारा पहला प्रोजेक्ट माई शॉप के नाम से मौजूद है। एक ये डेटाबेस फाइल भी आपको SQLite 3 की नज़र आ रही होगी, इस पर भी अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जनाब देख लेते हैं कि हमारे माई शॉप प्रोजेक्ट में क्या चीज़ है। क्लिक करें फोल्डर पे, फोल्डर ओपन हो गया आपके सामने। इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, कुछ कैशे है, कुछ इनिशियलाइजेशन की फाइल है, बेसिकली ASCII। हमारा जो मेन इस वक्त फोकस होगा, जो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है settings.py की फाइल। settings.py की फाइल वो है जो कि बेसिकली आपके पूरे प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करती है। और यहाँ से आप कुछ चीज़ें ऐसे सेट करते हैं कि जिनके बेस पे आप आगे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं और जिनके बेस पे आप बहुत सारी यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जनाब, तो अगर आप इसे ऊपर से पढ़ना चाहिए। अच्छा, पाइथन जितना जैंगो के बड़ी क्वालिटी की बात है, जैंगो की जितनी भी फाइल्स आपको प्रोवाइड की गई है प्रोजेक्ट के साथ ऑटोमेटिक क्रिएट होती हैं, उन सब फाइल्स के अंदर उससे जो लाइन बाय लाइन रेलेवेंट हेल्प मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा उस चीज़ को स्टडी करें तो आप ये देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से आपको सारी बात समझ में आने लगती है कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह से करना है। अगर हम इस फाइल को देखें तो इसने सबसे पहले बताया कि जैंगो सेटिंग्स फॉर माई शॉप प्रोजेक्ट है ये, जिसे Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट के जरिए क्रिएट किया गया। यही किया था हमने। ओके, इसने आपको याद दहानी करा दी। उसके बाद कुछ इसको अपने पाथ की सेटिंग के लिए, क्योंकि आगे उसके पाथ को सेट करना है, वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए तो एक लाइब्रेरी की ज़रूरत थी, पाथ लाइब्रेरी की, इसने वो कॉल किया। उसके बाद जनाब हम देखते हैं उसकी अगली लाइन में है base.dir। ये वो वर्ड जो मैं शुरू से काफ़ी इस पर फोकस कर रहा था। जब मैं रूट डायरेक्टरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था तो बेस डायर कहता था, बेस डायरेक्टरी कहता था। ये वो हमारा वेरिएबल है जो कि इनिशियलाइज करता है कि हमारी बेस डायरेक्टरी, यानी हमारा वो डायरेक्टरी जहाँ हमारी manage.py फाइल पड़ी है वो कौन सी है। यहाँ हम पाथ के ज़रिए इसको रिजॉल्व कर रहे हैं और ऑटोमेटिक रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि पता नहीं भाई किस वक्त कौन सा प्रोजेक्ट किस जगह क्रिएट होगा, इसीलिए settings.py के अंदर एक स्क्रिप्ट के ज़रिए उसको रिजॉल्व किया गया। ठीक है, वैसे हम अगर चेक करना चाहें कि हमारा रूट फोल्डर क्या है तो आप में से बहुत सारे हजरात पावर शेल भी यूज़ करते होंगे। पावर शेल की ख़ास बात यह है कि ये आपको बहुत सारी लिनक्स की कमांड्स भी चलाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी जैसे अगर हम डॉस में नॉर्मली या विंडोज़ के इन्वायरमेंट नॉर्मली एक किसी भी फाइल्स की लिस्ट लेना चाहते हैं, हम dir लिखते हैं, लेकिन लिनक्स में यही काम ls से होता है। तो आप देखें पावर शेल के अंदर यही दोनों तरह से काम करने की फैसिलिटी मौजूद है। लिनक्स की कमांड है कि जिसमें हम करंट डायरेक्टरी को हमें जब फाइंड करनी होती है तो हम मैं पहले अपनी उस डायरेक्टरी में चला जाऊँ, Django 2
चेक करना चाहते हैं कि हमारा बेस डायरेक्टरी, हमारी रूट डायरेक्टरी क्या है, तो लिनक्स हमें एक कमांड प्रोवाइड करता है pwd, आपकी जो प्रेजेंट आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है वो दिखाने के लिए। तो ये बेसिकली वो डायरेक्टरी है जो हमारे इस वेरिएबल में सेव हो रही है आगे, ठीक है। तो ये हमारे जहन में रहेगी, ये वाली डायरेक्टरी लेके आ रहा है। ओके जी, इसके बाद आगे है सीक्रेट की। सीक्रेट की देखेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को सिक्योर करने के लिए एक सीक्रेट की जनरेट की जाती है। ये इन प्रोडक्शन है सीक्रेट की, इसे आप बाद में चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ अपने बल्कि चेंज करना चाहिए, मसलन EMZ की जगह आप इसको कर दें KJU, या आपको कुछ नहीं कहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर अपर लोअर, लेकिन ये एक सीक्रेट की है जो आपको बाद में प्राइवेसी के कामों में इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है जनाब। उसके बाद सिक्योरिटी वार्निंग्स हैं। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन मोड में होते हैं, तो बेहतर है कि आपका डीबग जो है वो ऑन हो, यानी उसकी वैल्यू ट्रू हो। जिससे होता ये कि एरर मैसेजेस और जो आपके लिए हेल्प मैसेजेस होते हैं वो ज़रा ज़्यादा आसानी से आपके पास आ जाते हैं डीबग ट्रू के लिए। उसके बाद अलाउड होस्ट है, हम अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ पर्टिकुलर होस्ट से ही अपनी वेबसाइट्स को एक्सेस अलाउ करना चाह रहे हैं, तो हम उन होस्ट की लिस्ट यहाँ देते हैं। उसके बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है इंस्टॉल्ड ऐप्स। अभी हम ऐप्स इसके बाद क्रिएट करेंगे, हमने बात शुरू की थी और बात को हम चेंज करके इस तरफ लेके आ गए थे, लेकिन अभी हमें बहरहाल ऐप्स क्रिएट करनी है। कुछ ऐप्स जो हैं वो पाइथन के साथ, जेंगो के साथ इंस्टॉल होती हैं, वो ऐप्स यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड हैं। लेकिन इसके बाद आप चाहें तो मज़ीद ऐप्स ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहीं से थर्ड पार्टी ऐप्स मिलती हैं, वो आप इसके नीचे लिस्ट कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पे आपकी पर्सनल ऐप जो हम अभी बनाने जा रहे हैं, जैसे हम खुद बनाएंगे, उनको भी हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं किस तरीके से। लेकिन जो भी हम लिस्ट करेंगे उसकी लास्ट लाइन के अंदर सबसे आखिर में कॉमा डालना ज़रूरी है। अभी मैप बनाएंगे तो यहाँ के रजिस्टर करेंगे, एंटर करेंगे तो वो आप देख सकेंगे। तो ये हमारे इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, इसमें कुछ ऐप्स जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, उन्हें भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में या अगली वीडियो में थोड़ा सा उसका एक नज़र उन पर भी मार लेंगे। उसके बाद जनाब ये मिडलवेयर है। मिडलवेयर का कंसेप्ट ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से और डिफरेंट किस्म के और ऑपरेशन को कंट्रोल करने, जैसे CSRM का कंसेप्ट है। वो जो लोगों को प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, जिनका थोड़ा सा वो इसे जानते होंगे कि सर्टिफिकेट्स का कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए हमारे पास ये मिडलवेयर के सिक्योरिटी ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद हमारा है रूट URL कॉन्फ, यानी रूट डायरेक्टरी के ऊपर जाकर अगर मुझे ये मालूम करना हो कि मेरी पूरी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस मौजूद हैं, तो मैं किस फाइल से पता करूँगा। तो ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि उस फाइल का नाम है myshop.urls। ये याद रखें, जब भी हम किसी फाइल को किसी एक ख़ास डायरेक्टरी से कॉल करना चाहते हैं जेगो के अंदर, तो उसका नाम डॉट नोटेशन के साथ लिखते हैं। मसलन myshop के अंदर URLs का फोल्डर, myshop फोल्डर के अंदर URLs की फ़ाइल ये आपके सामने मौजूद है। अंडरस्टैंड? तो ये फ़ाइल जो है हमें बताती है कि हमारी सारी वेबसाइट्स डेफिनेटली किस तरह से सेटअप हुई हुई है और हम किस स्ट्रक्चर के थ्रू अपनी वेबसाइट को मूव करेंगे, कौन सी URL हमें किस लिंक के ऊपर लेके जाएगी। उसके बाद जनाब टेम्पलेट्स का फोल्डर है, हम HTML की और डिफरेंट किस्म की टेम्पलेट्स ऐड करते हैं, बनाते जाते हैं प्रोग्राम के साथ। तो जैसे जैसे हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को भी, इस वाले जो सेक्शन है टेम्पलेट्स के, उसको भी हम मॉडिफाई करेंगे। WHCI एप्लीकेशन, दिस इज़ रिलेटेड टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन टू द वेब। तो जब हम वेबसाइट पे डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पे WHCI का कुछ सेटिंग्स होती हैं, इनिशियलाइजेशन होती है, जिनको यूज़ करके हम इस वेरिएबल के अंदर सेट करते हैं और फिर अपने वेब प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डेटाबेस का है। डेटाबेस सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने डिफ़ॉल्ट में SQLite 3 की डेटाबेस मौजूद है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है, ये लिखा है बेस डायरेक्टरी के अंदर रूट के ऊपर डिफ़ॉल्ट के स्लैश के बाद आप जो है db.SQLite की 3 मौजूद है। अगर आप फोल्डर वगैरह चेंज करना चाहें तो सारी कहानी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी डेटाबेस का टाइप चेंज कर सकते हैं, मतलब PostGRE यूज़ कर सकते हैं, आप MySQL यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के इंजन्स को यूज़ करके आप डिफरेंट किस्म की डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं। बट डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो SQLite 3 मौजूद है, जेंगो के साथ जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होती है। हम उसकी फ़ाइल का नाम यहाँ पे DB लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो दूसरा नाम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फ़ाइल जो मेन फाइल है, रूट फाइल है, उसका नाम चेंज हो जाएगा, डेटाबेस का चेंज नहीं होगा बल्कि नई फाइल बन जाएगी और पुरानी फाइल यूज़ नहीं होगी, फिर उसके बाद वही वाली फाइल उसके बाद यूज़ होगी।
तो ये डेटाबेस का सेक्शन हो गया। उसके बाद पासवर्ड ऑथेंटिकेशन की वैलिडेटर्स है। हम पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए डिफरेंट किस्म की चीज़ें रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे क्या चीज़ कैपिटल होनी चाहिए, कितने मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, न्यूमेरिक यूज़ होने चाहिए नहीं होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होने चाहिए। तो वो सारी सेटिंग्स हमारे पासवर्ड वैलिडेटर्स के अंदर होती हैं, जिसकी जो कुछ यहाँ मौजूद है उनमें मज़ीद एडिशन मॉडिफिकेशन की जाती है। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल सेटिंग्स हैं जिसमें हमारा लैंग्वेज कोड है, क्या वेबसाइट किस लैंग्वेज में बन रही है, टाइम जोन है, और हमारा यूज़र बेस्ड टाइम जोन जो हम अगर वहाँ से उठाना चाहें तो वो मौजूद है। ये कुछ इंटरनेशनल सेटिंग्स हैं। उसके बाद जनाब नज़र आती है स्टैटिक यूआरएल। स्टैटिक यूआरएल बेसिकली उस फोल्डर की तरफ इशारा कर रही होती है कि जिस फोल्डर में हमारी स्टैटिक फाइल्स होंगी। स्टैटिक फाइल्स में इमेजेस होंगी, हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स होंगी, और इस तरह की डिफरेंट किस्म की फाइल्स जो हम अपनी वेब प्रोजेक्ट के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो सारी की सारी फाइल्स हमारी स्टैटिक फोल्डर में जाएंगी। ओके, जब भी होगा ज़रूरत पड़ेगी तो हम बनाएंगे। उसके बाद ऑटो फील्ड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था settings.py का, जिसके अंदर जो कॉमन और ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है जनाब। उसके बाद हमारे पास इसी प्रोजेक्ट में URLs की एक फोल्डर मौजूद है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि URL पैटर्न बने हुए हैं। सबसे पहले एक पैटर्न बना हुआ है एडमिन का। इसका मतलब है ये एडमिन का जो पैटर्न है, ये एडमिन का जो लिंक है, वेबसाइट है, ये एक्टिवेट है क्योंकि हमारे URLs में मौजूद है। हम मज़ीद अपनी वेबसाइट में मज़ीद ऐप्स जब ऐड करेंगे, उनके एड्रेसेस सेट करना चाहेंगे, तो हम यहीं पर उनकी URLs और एड्रेसेस को ऐड करेंगे। उसके बाद WSGI-PY, जैसे मैंने बताया कि ये हमारी वेबसाइट की डिप्लॉयमेंट की सेटिंग है। इंशाल्लाह इसको जब हम देखेंगे जब हम वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी थी इस वक्त, इनको हमने डिस्कस कर लिया हमारे प्रोजेक्ट की फ़ाइल के अंदर। अब एक चीज़ जो हमने इस दौरान में देखी है उसको चेक कर लेते हैं कि ये एडमिन का जो हम ऑप्शन मौजूद है, आया ये एक्टिवेटेड है या नहीं। ओके, इसको चेक करने के लिए हमने जेंगो इंस्टॉल करने के बाद, शायद आपको याद होगा, वेब सर्वर रन किया था। वेब सर्वर रन करने से हमें एक पेज नज़र आया था जो ये कह रहा था कि आपका जेंगो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। हम उसी सर्वर को दोबारा लोड करेंगे और चेक करेंगे कि आया ये एडमिन के नाम की कोई URL हमारे पास क्रिएटेड है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं कि python manage.py, अगर आपको याद हो, रन सर्वर की कमांड चलाने से हमारा सर्वर, वेब सर्वर जेंगो का एग्जीक्यूट हो जाता है और वो हमें एक URL दे देता है, जिस URL के बेस के ऊपर हम उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। और वो हमारा लूप बैक एड्रेस है जो कि हमारे एक सिस्टम के पोर्ट 8000 को मार्क कर रहा होता है। आइए ब्राउज़र में इसको हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद एंटर करते हैं। हमने देखा कि ये हमारा प्रोजेक्ट चल गया है, कि हमारा जो बता रहा है कि जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। लेकिन इस वक्त हमें जिस काम से हम जिस मकसद से आए वो मकसद कुछ और है। वो मकसद ये है कि हमें चेक करना है कि एडमिन जो एक URL पैटर्न में बना हुआ है, आया ये कोई चीज़ है पहले से बनी हुई। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ जाके अगर हम /admin लिख दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि URLs का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। /admin एंटर किया, ज़बरदस्त। तो यहाँ एक बाकायदा जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेक्शन बनाया मौजूद है। और ये एडमिन /admin लिखने से आया, जो /admin हमने मेंशन किया था अपने URLs के अंदर एडमिन के। ठीक है, तो इस एडमिन के पेज को कैसे यूज़ करना है, इसमें कैसे जाना है, इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप के बाद देखते हैं। अभी हम यहीं तक इसको देख लेते हैं कि ये URLs का इंट्रोडक्शन देना था, तो मैं इसलिए आपको यहाँ तक लिया। अभी हम इसमें कैसे लॉगिन करेंगे, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड इसका कहाँ रखा हुआ होता है, अगर नहीं रखा होता तो कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ओके जनाब, तो ये बात हो गई हमारी इंट्रोडक्शन की, हमारे माई शॉप प्रोजेक्ट की। अब आ जाएं जनाब, जो अगला स्टेप था हमारा कि किस तरह से हम ऐप ऐड कर सकते हैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट में। ठीक है, आपने ये एक कमांड प्रॉम्प्ट चलाया हुआ है। सर्वर अगर आप चलते रहना देना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, इसे चलने दीजिए, कोई कबाहत नहीं है इसके अंदर। आप एक और विंडो ओपन कर लीजिए अपने कमांड प्रॉम्प्ट की, और आप फर्दर काम इसके अंदर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका सर्वर रन होता रहे ताकि आप चीज़ों को चेक करते रहें, तो आप इसको एक कोने में रन करके बिल्कुल साइड में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए या नीचे, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे। जनाब, तो हम
यहाँ पर दोबारा अपने फोल्डर में आ जाते हैं। क्योंकि ये नया हमने ओपन किया है, इसके लिए हमें यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह सब दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर हम करते हैं .bin/एक्टिवेट। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। हम गए अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी आ गई और अब हम इस manage.py को इस्तेमाल करके अपना पहली ऐप बनाने जा रहे हैं, जिसका हम नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की एक बनाएंगे। हम मज़ीद फर्दर एक साथ 8, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी चाहे हम ऐप्स बना सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हर ऐप का एक अलग फोल्डर होगा और उसका अपना एक अलग फाइल सेट होगा उसके अंदर काम करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं अपनी ऐप, और ऐप क्रिएट करने के लिए पाइथन manage.py के अंदर है स्टार्ट ऐप, और यहाँ भी वही तरीका मौजूद है। अगर आपके पहले से फोल्डर बना हुआ है तो आप उस फोल्डर का नाम नहीं देंगे, उस फोल्डर में जाके manage.py के स्टार्ट ऐप के बाद सिंपल एक डॉट डाल देंगे, और अगर फोल्डर मौजूद नहीं है तो आप उसका नाम लिखेंगे। प्रोडक्ट्स लिखा मैंने, एंटर किया, थोड़ा सा इंतज़ार किया और खामोशी से वापसी आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। और आप देख सकते हैं माई शॉप यानी manage.py वाले रूट फोल्डर में एक नया फोल्डर बन गया है प्रोडक्ट्स का। इस प्रोडक्ट्स के फोल्डर में जाके देखें, इसका अपना फाइल्स का सेट है और वो भी कुछ इससे मिलती जुलती हैं, लेकिन हम देखेंगे इनके अंदर आपस में डिफरेंस क्या है, जो मेन प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं और जो हमारे ऐप की फाइल है। तो ये ऐप हमारी क्रिएट हो गई जनाब। सिंपल सी बात थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम इसी ऐप के अंदर मज़ीद काम करने के लिए बहुत जल्द दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।